वेलकम यू ऑल। इस वीडियो से हम अपना जो 2023 का पेपर है यूपी पीसीएस प्री का, उसके बारे में देखेंगे कैसे लॉजिकली हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे वो सब। प्लस 22 का मैंने करा दिया है, उसके थोड़े क्वेश्चन रह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी सेट मैंने देखा था तो उसमें क्या था ना, शुरू में 1 से लेके 20 तक पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अब पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली इजी थे, ठीक भी थे, ये हम आपको कराएंगे भी बाद में। लेकिन इशू क्या है ना, लॉजिकल एलिमिनेशन बोल के मैं आपको ये सिंपल से क्वेश्चन करा दूं कि ये इससे मैच हो जाएगा 280 फाइनेंस कमीशन से, तो ये सबको पता है। तो फिर मैं आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपने पढ़ा है, समझा है, जिसको आप खुद से ठीक कर ले रहे हो। सपोज 20 क्वेश्चन पूछे तो आप 12-13 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, जो नहीं होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एम क्या है कि जो टफ क्वेश्चन है, जिसको आप शायद छोड़ने के लिए सोचते, या फिर आप उसमें एकदम क्लूलेस हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, अभी दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, तो उसके बारे में कैसे हमें सोचना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो मेरा मेन पर्पस है। ऐसे टाइम वेस्ट करना मेरा पर्पस नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द इन्वेडर, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, मीन्स क्रोनोलॉजी में कौन सा है। तो देखिए ये आपको याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा कि आपने क्या करना चाहिए ना। एक है GSKA, इसको याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन पूछता है, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले कुछ बनाई हुई है ट्रिक कि फॉरेन इन्वेडर अगर आपको याद रखने हैं क्रोनोलॉजी में, तो ग्रीक, शक, कुषाण, हो गया याद। अब जो इंडियन क्रोनोलॉजी पूछता है, वो है SKA से, कि शक, सॉरी, शुंग, कण्व और आंध्रा। वो इसकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। इस बार तो उसने ये पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेगा कि इंडियन वालों को भी अरेंज करो। तो पहले आएंगे शुंगा, फिर कण्व, फिर आंध्रा। तो ऐसे में याद रखना है GSKA। तो ये 3 तो फॉरेन वाले हो गए, ये 3 वैसे हो गए। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका है ए, ग्रीक, शक, कुषाण। अगला है मिलिंद पनाहो, एक फॉर्म ऑफ डायलॉग है, सबको पता होगा इसके बारे में। लेकिन पहला ऑप्शन जो दिया ना इन्होंने, नागार्जुना, इनके बारे में याद रखना है, इन्होंने शून्यवाद दिया है। शून्यवाद, जो हिंदुइज्म में शंकराचार्य का आपने नाम सुना होगा, शंकराचार्य, उनका जो अद्वैत का सिद्धांत है, अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिज्म, वो लगभग दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो शून्यवाद किसने दिया? नागार्जुन ने, ये बुद्धिस्ट थे। ठीक, तो यह है नागभट्ट, कुमारिला भट्ट। आपने इनके बारे में एक एक दो दो लाइन सर्च करनी है नेट पे अभी। ठीक है, नागसेन इनका आंसर है। लॉजिक इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन ये इजी क्वेश्चन था, मैं बोलूँगा अगर आपने पढ़ा है तो आपने एटलीस्ट बुद्धिज्म आप पढ़ के गए हो, तो ये आंसर आपका ठीक होना चाहिए था। नहीं ठीक हो रहा है तो आप थोड़ा सा रीथिंक करना कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से करने हैं। अब देखिए 25 में 100% बोल सकता हूँ आप क्लूलेस होंगे। आप क्या, सब लोग क्लूलेस होंगे इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या छोड़ देना है? हाँ, आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो लॉजिकल एलिमिनेशन है वो काम ही इन सब पे करेगा। कैसे? चलिए, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आप वेट करना और फिर मेरे को बताना। देखिए चरक संहिता डिवाइड हुई है कितने चैप्टर में और सेक्शन में, ये पूछा है इसने, समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन की कितने चैप्टर में होगी और फिर उस चैप्टर में ही सेक्शन होंगे, सब सेक्शन होंगे। तो मैं आपसे बोलूं कि एक 20 पेज की किताब है, इसको आपने सेक्शन में बांटना है। तो आप जनरली क्या करोगे, या तो 4-4 के ले लोगे, या 5-5 के ले लोगे, या 10-10 सेक्शन के ले लोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक कोहेरेंस मेंटेन होगा। अभी भी बात समझ में नहीं आई? इसमें ऑप्शन देखिए सी, 80 चैप्टर 7 सेक्शन। देखिए 80 चैप्टर है, 7 सेक्शन है। अब 7 को हम कितने से, 8 से भी गुणा कर लो, 9 से कर लो, 10 से कर लो, 11 से कर लो, लगभग ये पूरा पूरा 80 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ सेक्शन नहीं होंगे। समझ में आई बात? 80 7 से लगभग नहीं कट पाएगा पूरा पूरा। जब पूरा नहीं कटेगा दैट मीन्स कि किसी में कोई सेक्शन ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो एग्जामिनर आपसे बस यही जज करना चाह रहा है कि क्या आपको ये जो रीजनिंग है वो लगानी आती है। इसमें देखना 60 को 8 सेक्शन में डिवाइड करना है, पूरा पूरा कैसे कर पाओगे? तो बस यही लॉजिक है।
अब ए और बी, अब 100 चैप्टर को आपको 5 उसमें डिवाइड करना आसान है, 20 आ जाएगा, या फिर 120 को 8 में डिवाइड करना भी आसान है। तो अब इन दोनों में से आप एक कॉल ले सकते हो, आपको जो भी टिक मारना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको, अगर आप फंसते हो सब में नहीं, लेकिन जब किसी में ऑप्शन में फंसो, मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बताया था कि आप एकदम अननोन से पे ए को अपनी प्रेफरेंस देना, अगर आप ए के साथ किसी और ऑप्शन में फंस रहे हो तो। ठीक, चलिए ये समझ में आया, तो नेक्स्ट देखते हैं। 26 में है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? ठीक है, भाग 2, तो देखिए अधिकारी था, पहली चीज तो इसने ये पूछी। तो ऑप्शन 26 का ए क्या है? समाचार पहुंचाने वाला, ये अधिकारी थोड़ी है, वो अधिकारी पूछ रहा है। बी में है जंगल प्रधान का अधिकारी, हो सकता है। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, हो सकता है। राजस्व कर जमा करने वाला, ये हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। अब देखो भाग 2, भाग मतलब होता है, भाग मतलब पार्ट, कुछ हिस्सा। अब पहले आपको पता है भाग मतलब कुछ भाग आपको एज ए टैक्स देना पड़ता था, जैसे 1/6 या फिर बलि था। बलि क्या था? एक तरीके का टैक्स था। तो उसमें क्या होता था कि पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, तो पैसे थोड़ी देंगे राजा को, कि जो भी आपकी उपज हुई उसका कुछ भाग आपने राजा को एज ए टैक्सेशन दे दिया। आपने मेरी इकोनॉमी वाली वीडियो देखी होगी, हार्डली 20-25 मिनट की है, उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ टैक्स होगा। तो जंगल का प्रधान अधिकारी से क्या मतलब है? जुआ विभाग का प्रधान नहीं, राजस्व, ये टैक्स रिलेटेड है, तो आपका आंसर डी होना चाहिए। आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए, तो ऐसे में तो सीधे आपको पहले ऑप्शन पे आ जाना है। किसमें कॉमन और अनकॉमन दिया हुआ है? देखिए बी तो ए में 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बी में ए का 4 दे रखा है, तो इसको पहले एलिमिनेट कर दो। तो अब 4 से आपको 3 पे आ गए डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपने समझना है चीज़ों को। अब देखो, आप अगर PYQs किए हो आपने, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि जो डिडवाना है, डिडवाना यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड है डिडवाना। ठीक है, और कुचामन, ये सारे शहर के नाम पूछे थे कि ये कहाँ है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सोल्ट लेक है वहाँ पे, लेकिन है कहाँ पे? ये राजस्थान में, डिडवाना। तो सी का 1 कहाँ पे अरेंज हो रहा है? सी का 1 ए में हो रहा है, आंसर ए मार दो। फिर भी मैं आपको बोलूँगा, आप इनके साथ कंफ्यूज हो रहे थे, तो प्रेफरेंस आपकी ए होनी चाहिए, जैसे इसमें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे इंडिकेट हुई होती है? तो ये सबको पता है, नहीं तो आपने एक बार देख लेना है। साउथ में किससे होती है, ईस्ट में किससे होती है, नॉर्थ में और वेस्ट से। तो ईस्ट में आलमगीरपुर, ये मेरठ को बोलते हैं, मेरठ यूपी में है। तो इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। अब देखिए मेन पर्पस क्या है ना आपको बताने का, ये भी है कि क्या आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, ये नहीं आएगा चलेगा, ये नहीं आएगा चलेगा, ये तो आ ही नहीं सकता है। ये भी आपको लगभग 70% आपको पता होना चाहिए था एटलीस्ट। आपको कन्फ्यूज़न इन सब में होना था, इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ग्रीस कुषाण, ये तो सब क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे आपको एटलीस्ट कौन से छोड़ना है, कौन सा करना है, किस में कितना पता होना चाहिए। तो आप अपनी नॉलेज खुद टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना पता है, कितनी और मेहनत करनी है। और जो किसी को नहीं पता उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि हम उसके फालतू में उसको चेज नहीं करेंगे। तो बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ठीक है, 29 देखते हैं। 29 में पुराण से रिलेटेड पूछा हुआ है। पहला है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है मिलती हो, क्योंकि ये तो बाद में लिखे गए हैं। क्योंकि कहीं भी एक हल्का भी रेफरेंस हुआ या इनडायरेक्ट रेफरेंस भी हुआ, तब भी एग्जामिनर का एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा लिबर्टी लेके चलेगा कि यार इसको सही बनाया जाए। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, लाइट डालता है। कुछ कॉन्क्रीट नहीं बताया इसने कि ये करता है, यहाँ डालता है। तो कोई भी रेफरेंस ऐसा हो सकता है कि वो प्रकाश डालता हो, क्योंकि सब बाद में लिखे गए हैं। तो आपको सेफ साइड चलना है। आंसर मैंने आपको पहले भी बताया, आप 2022 की पहले देखना, तब ये क्वेश्चन आप सीधे आराम से टिक लगा दोगे कि ऐसे में हमें जनरलाइज समझना है और बीच का ऑप्शन पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट किससे। अब ये देखिए, मैंने अभी हिस्ट्री पे आपसे बोला था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें स्कूल ऑफ थॉट वैदिक टाइम पे बोला ही था, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है,
नहीं आएगा, ये नहीं आता, दैट मीन्स आपकी अभी प्रिपरेशन में लैक है। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने उसमें बोला है कि 85% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 12-13 टॉपिक है, तो आपको उन्हें टिक करना है, सबसे पहले उनको पढ़ना है अच्छे से। तो न्याय के गौतम ये तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप सेल्फ डाउट थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स सुधारिए उसको, हो जाएगा, अभी टाइम है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है ही केम टू इंडिया इन 1611 एज ए एनवॉय ऑफ जेम्स वन, वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। अब आपको ये समझना है कि भाई देखिए, ये तो अंग्रेज था, तुर्किश लैंग्वेज ये समझ सकता होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, ज्ञाता तो ऐसा नहीं होगा, तो सेकंड तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये वाला भी गया ऑप्शन, बोथ वाला भी गया। अब बचा आपके पास ए और डी, ठीक है। ही केम टू इंडिया इन 1611 एज ए एनवॉय ऑफ जेम्स वन, ठीक है। तो इस पे आप ए या डी इनमें से किसी को भी टिक मार सकते हो। अब क्योंकि एक स्टेटमेंट ये गलत हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा होगा, तो आप नेगेटिव ही, क्योंकि नेगेटिव हो गया है ये, तो आपको जनरलाइज समझना है कि चलिए ठीक है, दूसरे में भी आपको अगर रिस्क लेना है, वैसे तो इसमें आपको शायद पता भी होगा, नहीं भी पता तो रिस्क लेना है तो लगभग सिमिलर से रिस्क लेना कि अच्छा ये गलत है तो ये भी जनरली गलत हो सकता है, जब आपको डिसाइड करना हो तब। ये आपकी कॉल है, आप इसमें ए भी मारते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला है खरीदादार कौन था, 32वां क्वेश्चन है, खरीदादार कौन था। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, सबसे पहले हिंदी पढ़ लेनी है उसकी, ठीक है, क्योंकि हिंदी से आपको बहुत कुछ क्लियर पहले से ही हो जाएगा। तो खरीदार, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी ये था। शाही महल का प्रधान संरक्षक, बी ऑप्शन है। सी है परगना का प्रमुख अफसर। डी है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। तो वीडियो पॉज करो, लॉजिक लगा के देखो कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। खरीदार, खरीद, खरीद ता, ये ता तो ये लगा देते थे बाद में, अंग्रेजों ने लगाया, ऐसे भी खरीद, खरीद, ठीक है। तो खरीद, आप इसको कुछ खरीद से समझ लीजिए, खरीद, ठीक है। किस चीज की खरीद, पता नहीं किस चीज की खरीद है। तो पहला ऑप्शन देखना, शाही महल का प्रधान संरक्षक, ये खरीद से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। अधिकारी जो हिसाब किताब प्रवीण होता था, पता नहीं। परगना का प्रमुख अफसर, ये भी खरीद नहीं होगा। तो ए और डी में से आप फंस रहे हो, ठीक है। फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, तो खरीद या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। आपसे मैंने बोला है जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लाइन दी गई हो और उसके कुछ ऑप्शन हो, तो आपने सपोज एलिमिनेट कर दिए कुछ ऑप्शन और आप सी या ए में या डी या ए में अगर फंस रहे हो तो आपकी प्रेफरेंस ए होनी चाहिए, ए मार देना, ठीक है। यही इसका आंसर है। आपको पहले देखिए 22 वाला ये देखना पड़ेगा, फिर 22 के बाद इस 23 पे आना और फिर पीछे जाएंगे, आपको फिर धीरे 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 करके 10-20 वीडियो में ये आपके अंदर आराम से इनबिल्ट हो जाएगा, आप देखते ही समझ जाएंगे कि अच्छा इस पे कौन सा आंसर टिक लगाना है, नहीं भी पता तभी भी, ठीक है। अब 33 है, 33 में देखिए क्या पूछा हुआ है, किसी को नहीं पता होगा, सिंपल सा ऑप्शन पे आ जाओ। किसमें कॉमन है, देखिए ए का 2 इसमें दे रखा है, इसमें ए का 1 दे रखा है, तो ये तो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। कॉमन क्या है, ए का 4 ए में और ए का 4 डी में, तो ए और डी में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें 3 3 3, इसमें 1 दे रखा है, तो ये ओड वन आउट हो गया कॉमननेस के, अगर हम बेस पे जाएं तो बचा क्या अपने पास, आंसर इज ए 33। आप फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करना, ए और डी ऑप्शन में आप फंस रहे हो, आपको मैंने कुछ बताया है, वाइजली आप टिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 पे आते हैं। 34 में पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया पता नहीं, शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश ये भी नहीं पता, हामिदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अभी देखिए हामिदा बानो बेगम कौन थी ये हमें नहीं पता, लेकिन इसका नाम लगभग अकबर के टाइम पे सुना होगा आपने, तो अलाउद्दीन खिलजी से इसका कोई मतलब नहीं, पूछा भी इन्होंने इनकरेक्ट है तो आराम से इसको टिक मार दो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पेशवा की क्रोनोलॉजी पूछी हुई है, तो देखो कॉमन कौन सा है, 1 1 1, इसमें सेकंड है तो सेकंड बाहर निकाल दो ऑप्शन सी में, ठीक है। अब आपके पास ए बी और सी, इसमें आप फंस रहे हो, ठीक है।
बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव, नारायण राव, माधव राव। अब ये आपको भी नहीं पता है कि इसका मीन्स क्या हो सकता है, तो आपने या तो आप इसको स्किप कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो आपको लॉजिकली सोचना है कि अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा तो वो इन दोनों नाम में एक साथ करना चाहेगा कि बालाजी, बाजीराव, लगभग सेम अलाइक टोन कर रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा इनको। वो आगे पीछे से या तो सेकंड का 1 कर रखा होगा या फिर उसने फर्स्ट का 2 कर रखा होगा, या फिर ये दोनों साथ नहीं दे रखे होंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको। तो आप ए में देखो फर्स्ट एंड सेकंड दूर दूर दे रखे हैं, दैट मीन्स वो इसमें आपको जज नहीं करेगा, वो जज करेगा बी और डी में, ठीक है। बी और डी में से आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी मार दो, 50-50 पे हो। ज़्यादा मैं अगर इसको डेवलप करूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे बाद में जो और वीडियोज आएंगी उसमें हम जाएंगे भी कि भाई बी और डी या फिर 2 ऑप्शन में भी जब बचे किस पे टिक करना है, तो तब समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इस पे अपनी कॉल ले सकते हो, ठीक है। इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन तब इन सारे क्वेश्चन को, एक तरीके के जितने क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी आप आराम से वेट कीजिए, नहीं तो आप अपना कुछ लॉजिक इस पे लगा सकते हो, ठीक है। 36, कश्मीर में जजिया किसने और काउ स्लॉटर को किसने एबॉलिश किया? तो एक राजा है कश्मीर का, बहुत लिबरल था, आपको पता होना चाहिए, जैनुल आबदीन। इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, PYQs भी है, तो मेरे हिसाब से आपको इस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट 37 को चलिए अभी देखते हैं। 38, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक पे ध्यान देना है कि म्यूजिक किसके टाइम पे डेवलप हुआ होगा। आपको जितने भी राजा है ना मुगल काल में, तो इनकी एक लाइन याद रखनी कि ये इनका नेचर क्या था। कि बाबर कि भाई आएगा, कम टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड। अकबर थोड़ा सा लिबरल था, ठीक है, लिबरल था, प्लस वो रिलीजन पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देगा, रिफॉर्म पे। जो जहांगीर था, जहांगीर एक पेंटर था, बस इससे याद रखना इसको थोड़ा थोड़ा। शाहजहां, इसने ताजमहल वगैरह बनाया था, तो इसको आर्किटेक्चर के नाम से याद रख लेना, ठीक है। अकबर तो लिबरल था और ये मल्टीट्यूड ऑफ रिफॉर्म करेगा, रिफॉर्मिस्ट था एक्चुअल में, ठीक है। बचा कौन? म्यूजिक किसने डेवलप किया होगा? देखिए तो पेंटर है, म्यूजिक का कोई मतलब नहीं, आर्किटेक्चर है, इसका म्यूजिक का कोई मतलब नहीं। अकबर में या फिर मोहम्मद शाह में आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अकबर का क्या है ना, ये एक्चुअल में तानसीन वगैरह थे, ये राग पाग बनाते थे, लेकिन एक्चुअल में म्यूजिक पे इतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं हुआ, तो अकबर इतना म्यूजिक के लिए रिनाउंड नहीं है। मोहम्मद शाह इसका आंसर है, ठीक है। 38 आंसर इज डी। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटेस कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसको कराने का मेन एम ये है कि ये आपको छोड़ना है, स्किप करना है, और इन क्वेश्चन के पीछे आपको भागना भी नहीं है, चेज बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप इसको नहीं कर पाओगे सही एटलीस्ट, और इससे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप क्या है ना, अगर इसको सही करने जाओगे, सही कर भी लोगे, तो आप बहुत से क्वेश्चन ईजी होंगे जिसको गलत कर लोगे, या फिर आप जो ईजी क्वेश्चन है उनको सही कर लो, इनको स्किप भी करोगे, तब भी आप पॉजिटिवली आपका रिजल्ट रहेगा। सो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए उनको भी, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है अभी, और बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि एग्जाम अपना पास आ रहा है, जल्दी से सारी चीज़ें पूरी हों। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।